अब हम डिस्कस करते हैं कि आई की फिजियोलॉजी क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उस साइट किस तरह से हम देखते हैं, किसी विजन को किस तरह से हम परसीव करते हैं, ये अब हम देखेंगे. So our objectives are physiology of the sites, in which we'll discuss the electromagnetic spectrum, the refraction of the light, the size of the pupil, the accommodation, the function of the retina, the binocular vision, the accessory organs of the eye, which are the eyelid, the lacrimal apparatus, the eyelashes जो हैं वो हमारी किस तरह से हेल्प अप करती हैं. ये जितने भी हैं ये एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ आई हैं. विल डिस्कस इट लेटर. सो जो लाइट है वो हमारी आंख के अंदर आती है रिफ्लेक्ट होकर किसी भी ऑब्जेक्ट से. अब वो जो लाइट है वो क्या है? वाइट लाइट है. तो वाइट लाइट आपको पता है कि 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम कहते हैं जो विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबो है. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये कलर्स मिलकर एक वाइट लाइट बनाते हैं. तो जब हमें वाइट कलर नजर आ रहा होता है तो इसका क्या मतलब है? जब हमें ब्लैक कलर नजर आ रहा होता है तो उसका क्या मतलब है? जब हमें कोई ऑरेंज कलर नजर आ रहा होता है तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअली जो हमें कलर नजर आ रहा होता है तो सिर्फ वही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, बाकी सारे के सारे अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं. तो हमें अगर ऑरेंज कलर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाकी सारे के सारे कलर्स जो हैं वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रहे हैं. तो जब हमें व्हाइट नजर आता है तो एक्चुअली क्या है कि सारे के सारे कलर ही रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, और जब हमें ब्लैक नजर आ रहा होता है तो एक्चुअली होता ये है कि सारे के सारे कलर ही अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं. तो हम जब हम प्रिज्म के जरिए से, ग्लास प्रिज्म के जरिए से एक ज़माने में प्रैक्टिकल करते थे तो हम देखते थे कि जो लाइट गुजरती है उसमें आगे जाकर इट बेंड्स एंड आफ्टर दैट इट गिव्स डिफरेंट कलर्स टू अ ग्रेटर एंड लेसर एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ. अब वो जो आपको नजर आता है 7 कलर्ड रेनबो प्रिज्म के अंदर से जब लाइट पास होती है और आपको नजर आता है तो वो क्या है? वो वाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो गई है और उसने अपने अंदर की जो लाइट, मतलब अपने अंदर जो कलर्स हैं उसने वो शो करवाए हैं और अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से वो जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. तो red light has the longest wavelength and violet has the shortest wavelength. This range of the color in the spectrum of visible light and the rainbow white colored from the sun is broken up by the raindrops. Raindrops से वो reflect होती है, उसके बाद वो break करती है disperse हो जाती है और उसके बाद जो different colors हैं वो जिस तरह से हमें prism से नजर आते हैं इस तरह से नजर आते हैं. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो अच्छा खासा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और उसमें से बहुत सा ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि हमारी आइज को विजिबल ही नहीं होता. जैसे कि यूवी लाइट से हमें नज़र नहीं आती है, आगे एक्सरेज हैं वो हमें नज़र नहीं आते हैं. इस तरह करके आगे आगे जिस तरह बढ़ते जाएंगे हम तो विजिबल जो लेंथ है वो कम होती जाती है और आगे जाकर हमें वो लाइट जो है वो नज़र आना बंद हो जाती है. द बियॉन्ड द लॉन्ग एंड आर द इंफ्रारेड वेव्स, द हीट वेव्स, द माइक्रोवेव्स, द रेडियो वेव्स. These all are beyond the visible spectrum of the human eye. Beyond the short end are the ultraviolet, X-ray and the gamma rays. UV light is not normally visible because it is absorbed by a yellow pigment in the lens. A specific color is perceived when only one wavelength is reflected by the object and all the other are absorbed. जो कि मैं भी आपको बता रही थी कि एक कलर जो है वो जो है रिफ्लेक्ट होकर आता है, बाकी सबके सब ऑब्जॉर्व हो जाते हैं. इस तरह हमें एक कलर नजर आता है और जब किसी चीज़ के अंदर 2 कलर्स नजर आ रहे होते हैं या वो शेडेड नजर आ रहा होता है तो इसका क्या मतलब है कि वो 2 कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है. जब सारे के सारे कलर्स ऑब्जॉर्व हो जाते हैं तो वो ब्लैक कलर देता है, लेकिन जब एक अभी कलर ऑब्जॉर्व नहीं होता और सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो वो हमें वाइट कलर देता है. When the light rays pass from a medium of one density to the other density, then they are bent. As for the glass prism, जो वो ग्लास से निकलता है और हवा में आता है, that is air, that is another medium, तो वो bend कर जाता है जिसे हम refraction कहते हैं. So the eye, the biconvex lens, bends and focuses the light rays. The principle is used to focus the light on the retina. retina के ऊपर फोकस करने के लिए उस लाइट को bend होना जरूरी है. रेटिना तक पहुंचने से पहले the light rays pass successfully throughout the conjunctiva, the cornea, the aqueous fluid, the lens and the vitreous body. इस सब से पास होकर after that it reaches the retina. And how does the image is focused? The light rays reflected from an image are bent and by the lens when they enter the eye. Whenever the light enters the eye, it reflected
and it is reflected from the object and refracted in the eye, and after that makes an image. This is a light ray which is entering in the eye. अब देखिए कॉर्निया है, वो प्यूपिल है, एंड इट इज एंटरिंग थ्रू bypassing through the cornea and the fluid and the pupil, and after that towards the retina, and retina की तरफ ये पॉइंट करती है और रिफ्लेक्ट होती है, अदरवाइज ये डिस्पर्स हो जाएगी और हमें कोई खास इमेज नजर नहीं आएगा. With the passage of light, the size of the pupil changes. Pupil size contributes to the clear vision by controlling the amount of light entering the eye. If it will not control, your cells will be destroyed. In bright light, the pupils are constricted, and in dim light, they are dilated. How comes? If a pupil were dilated in a bright light, too much light would enter in the eye, and that will damage the sensitive retina, the cones, and the rods. In dim light, the pupils were constricted. If the pupils were constricted, insufficient light would enter, and you will not able to see anything. The eye to activate the light sensitive pigments in the rods and the cones, and which stimulate the nerve endings in the retina, enable the vision. So it will not enable the vision. You will not able to see anything. It will not stimulate the rods and cones, and it will not give you any kind of color, any kind of precision, and any kind of vision. The iris consists of one layer of the circular and the one layer of radiating smooth muscle fiber, which I have discussed before. So we'll discuss the undilated pupil and the dilated pupil. Dilated pupil के अंदर देखें आपको ज़्यादा लाइट एंटर होती हुई नज़र आ रही होगी, जबकि अनडाइलेटेड प्यूपिल के अंदर आपको लाइट कम एंटर होती हुई नज़र आएगी. वो क्यों है? क्योंकि अनडाइलेटेड प्यूपिल के अंदर बहुत ही थोड़ी सी जगह होती है और वो अंदर लाइट को एंटर होने ही नहीं देता, और डायलेटेड प्यूपिल के अंदर बहुत सारी जगह होती है क्योंकि वो डायलेट हो चुका होता है, तो वो अंदर अच्छी खासी लाइट को एंटर होने दे रहा होता है. सो विल डिस्कस द अकोमोडेशन. अकोमोडेशन क्या है? विद द नियर विजन वी हैव टू अकोमोडेट द लेंस in order to focus on the near objects. Within about 6 meters, accommodation is required, and I must make the following adjustments. What are these adjustments? The constriction of the pupil, as you have studied कि pupil किस तरह से constrict करता है, the convergence, and the changing the refractory power of the lens. After that, you will be able to see the objects which are near to you. So आप कभी सोच सकते हैं कि आपकी आई जो है वो इतनी मेहनत करती है एक चीज़ को करीब से देखने के लिए, दूर से देखने के लिए, और आपको जब समझाया जाता है कि किसी चीज़ को इतना करीब से बैठ के मत देखें, आपकी आईज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा. बिकॉज आप कभी किसी चीज़ को ज़्यादा करीब से बैठ के देखें तो आपकी आईज बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा टायरसम हो जाते हैं, जल्दी थकावट महसूस करने लगते हैं जब आप किसी चीज़ को करीब से देखें. तो इसीलिए एक डिस्टेंस जो है, मेजर डिस्टेंस जो है वो हमें करना चाहिए. हमें उसको चाहिए कि इतना डिस्टेंस तकरीबन हमारा उस ऑब्जेक्ट के साथ हो, तब जाकर हमें वो नज़र आएगा सही. comes the constriction of the pupil. This assists the accommodation by reducing the width of the beam of the light entering the eye so that it passes through the central curved part of the lens. आपको मैंने पहले ही बताया है कि प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, अंदर से लाइट को गुजरने ही नहीं देगा या फिर कम गुजरने देगा, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए और अंदर जाकर डिस्ट्रॉय ना करे. सिर्फ उतनी ही लाइट जाए जितनी की हमें ज़रूरत है, और वो जाकर आगे कॉन्स और रॉड्स को एक्टिवेट करे. कन्वर्जेंस क्या है? द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल. इट इज मूव्ड विद द रिक्वायरमेंट, कि किस हिसाब से रिक्वायरमेंट चाहिए. अच्छा, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो आई बॉल को बहुत ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं. मेरा एक स्टूडेंट था, वो बहुत रैंडमली आई बॉल को मूव करता था कि इवन उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था कि जब वो आई बॉल को इस तरह से मूव कर रहा होता था. इट इज़ वेरी वियर्ड. तो आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने आई बॉल को है वो मूव कर सकते हैं. द लाइट रेज फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एंटर्स द टू आई एट डिफरेंट एंगल्स, एंड फॉर क्लियर विजन दे मस्ट स्टिमुलेट कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ द टू रेटिना. Extrinsic muscle move the eye, and to obtain a clear image they rotate the eye so that they converge on the object viewed. The coordinated muscle activity is under autonomic control. So ये convergence थी हमारी movement और आई बॉल थी कि किस तरह से लाइट रेज जब करीब आती हैं किसी ऑब्जेक्ट के तो वो किस तरह से आईज के अंदर एंटर होती हैं. मतलब किसी भी नियर बाय, मतलब जैसे कोई बल्ब है वो करीब आ जाए आँख के और उसमें से लाइट रेज डायरेक्ट आपकी आँख के अंदर आ रही है, तो किस तरह से आपने आई बॉल को मूव करना है और अपनी आँख उससे दूर करना है.
तो एक्सट्रिंसिक मसल जो आई के हैं वो भी इसमें हेल्प आउट करते हैं। एक्सट्रिंसिक मसल्स क्या हैं बेसिकली वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रिंसिक मसल कौन कौन से हैं। उनकी पूरी की पूरी एक लिस्ट है आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, जिसमें है मीडियल रेक्टस है, लेटरल रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है, सुपीरियर ऑब्लिक है, इंफीरियर ऑब्लिक। ये तमाम के तमाम मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और इनका अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि एक जो है वो रोटेट करता है आई बॉल को इनवर्ड, जो मीडियल रेक्टस है वो आई बॉल को इनवर्ड रोटेट करता है, जो लेटरल रेक्टस है वो आई बॉल को आउटवर्ड रोटेट करता है। इसी तरह जो सुपीरियर रेक्टस है वो आई बॉल को अपवर्ड रोटेट करता है, जो इंफीरियर रेक्टस है वो आई बॉल को डाउनवर्ड रोटेट करता है। एंड जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं वो डाउनवर्ड आउटवर्ड दोनों तरह से रोटेट करते हैं, और जो इंफीरियर ऑब्लिक है वो भी अपवर्ड और आउटवर्ड इस तरह से रोटेट करते हैं। इस तरह पूरी 3D कवरेज के लिए आपकी आंख की ये जरूरत होती है। Changing the refractory power of the lens. How it changes? The changes in the thickness of the lens are made to focus light on the retina. The amount of adjustment depends on the distance of the object from the eye. The lens is thicker for the nearer visions, and it's thinnest when the focusing an object far away, like 6 meters away. Looking at the nearer objects tires the eyes more quickly, as I have told you before, owing to the continuous use of the ciliary muscles, and the lens loses its elasticity and stiffens with age, in condition known as presbyopia, जिसमें आपकी आई जो है वो स्टिफ हो जाती है, ज़्यादा मूव नहीं कर पाती है, और इसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। अब उसके बाद डिस्टेंट विजन आता है। डिस्टेंट विजन ऑब्जेक्ट्स मोर देन 6 मीटर अवे फ्रॉम द आई आर फोकस्ड ऑन द रेटिना विदाउट एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स और कन्वर्जेंस। तो इसका मतलब है कि जो 6 मीटर दूर है उसको देखना बहुत आसान है बनस्बत इसके जो 6 मीटर करीब है। मतलब हमारी आंख के लिए वो 6 मीटर के अंदर अंदर जो हम चीज़ देख रहे हैं उसको देखना इज़ अ बिग टास्क हमारी आंख के लिए। हमें तो कोई मसला नहीं, हम तो बस देख रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें थक रही होती हैं, ये हमें पता ही नहीं है। तभी तो हमें जो दूर दूर ये नज़ारे हैं, जो आसमान, माउंटेन्स, ये सब कुछ, उनको कोई घंटों तक देखने पे भी हमारी आंखें नहीं थकती हैं। और जो लैपटॉप या कोई भी ऐसी चीज़ है, किताब है, जिसको हम करीब से देख रहे होते हैं, हमारी आंखें उसको देखने से जल्दी थक जाती हैं। सो इसका असल मसला ये भी है अगर हम देखें तो। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रेटिना? रेटिना बहुत लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। लाइट रेजेस जो आती हैं वो उसके अंदर चेंजेस करवाती हैं, केमिकल चेंजेस, क्योंकि उसके अंदर रॉड्स एंड कॉन्स हैं, वो आएंगी आकर उसके ऊपर पिगमेंट्स के ऊपर पड़ेंगी, वो आगे जाकर क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, डैमेज होंगे। ज़्यादा आएगी तो वो पूरे के पूरे डैमेज हो जाएंगे, रिकवर नहीं हो पाएंगे। और अगर थोड़ी बहुत आती है तो वो रॉड्स एंड कॉन्स के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग करती है कि वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं, जो कि आगे ऑसिपिटल बॉन्स के अंदर से, जो ऑसिपिटल बॉन के अंदर से जो ऑप्टिक नर्व गुजर रही होती है उसके जरिए से पास आउट होती है। द रॉड्स आर मच मोर लाइट सेंसिटिव देन द कॉन्स एंड सो दे आर यूज्ड व्हेन द लाइट लेवल्स आर लो। तो रात के वक्त तो हमें जो नज़र आ रहा होता है वो कुछ ब्लैक एंड वाइट किस्म का नज़र आ रहा होता है। वो क्यों नज़र आ रहा होता है? क्योंकि हम जब ज़्यादा सेंसिटिव मतलब उस वक्त हमारे जो ज़्यादा सेंसिटिव लाइट को हम हो रहे होते हैं, हम ज़्यादा प्यूपिल को डायलेट कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए, और फिर उस वक्त जो है वो क्योंकि हमें इमेज नज़र नहीं आ रहा होता, तो जो हमारा ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है वो ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। स्टिमुलेशन ऑफ द रॉड्स लीड टू द मोनोक्रोमेटिक विजन। अच्छा, वैसे आप कभी देखिए सीसीटीवी फुटेज भी आपको रात के वक्त या अंधेरे में आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है। वो क्यों नज़र आती है? वो इसी वजह से नज़र आती है। आई गेस दिस ऑल वर्क्स ऑन द सेम रूल एंड द सेम प्रिंसिपल। रॉड्स आउट नंबर्स कॉन्स इन द रेटिना बाय 16:1। तो आप देख सकते हैं कि रॉड्स हमारी कितने ज़्यादा हैं और कॉन्स हमारे कम हैं। और विजुअल पर्पल इज अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट ओनली इन द रॉड्स। जो रोडोप्सिन्स होते हैं वो रॉड मौजूद होते हैं। इट इज ब्लीच्ड बाय द ब्राइट लाइट एंड इज क्विकली रीजेनरेटेड। अभी जो मैं आपको बता रही थी कि डिसरप्ट हो जाते हैं, वो एक्चुअली क्या है कि जब ज़्यादा लाइट पड़ती है अचानक से तो रोडोप्सिन्स को ख़राब कर देते हैं। तो रोडोप्सिन्स जो है वो ब्लीच्ड हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन वो जल्द ही रीजेनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई मतलब बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आ जाए अचानक से तो वो काफ़ी ज़्यादा जो हार्म हो जाता है, उनको आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से रीजनरेशन हो सकता है कि किसी हद तक हो किसी हद तक ना हो, इसीलिए आंखें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। अब विटामिन ए जो है वो
इस काम में हेल्प होता है। कहते हैं ना कि विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा है, तो वो इस तरह से अच्छा है कि विटामिन ए जो है वो रोडोप्सिन को प्रोड्यूस करने में मदद देता है, बल्कि रॉड्स एंड कॉन्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। विटामिन ए प्रोवाइड भी जो है वो रोडोप्सिन के जरिए से होता है। देन विल कम टू द बायनोकुलर विजन, दैट इज द 3D विजन। हम 3D मूवीज देखने के लिए जाते हैं सिनेमा में, हमें 3D इमेजेस नजर आ रहे होते हैं, वो बायनोकुलर विजन के जरिए से नजर आ रहे होते हैं कि वो इस फिल्म को इस तरह से कर देते हैं कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो हम उस जगह पर बैठे हैं और वो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। बायनोकुलर और स्टीरियोस्कोपिक vision enable three-dimensional views, although each eye sees a scene from a slightly different angle. The visual fields overlap in the middle, but the left eye sees more on the left than can be seen on the other eye, and vice versa. If you'll see, the left will cover the left portion more, and the right will cover the right portion more. The images from the two eyes are fused in the cerebrum so that only one image is perceived, and both eye will give you one singular three-dimensional image. Binocular vision provides a much more accurate assessment of one object relative to the other, its distance, its depth, its height, its width. People with the monocular visions may find it difficult, for example, to judge the speed and the distance of an approaching vehicle. They will not be able to judge what is the speed of the vehicle and how distant is that. So it means the person with the monocular visions are are not safe at roads, अगर आप एक तरह से देखें, क्योंकि अगर उन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि एक व्हीकल हम तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तो वो उस हिसाब से सड़क क्रॉस भी नहीं कर सकते होगा। सड़क क्रॉस अगर सही से नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है they are at risk. Then the accessory organs of the eye. The eye is a delicate organ which is protected by the several eye structures, जिसमें है eyebrows, eyelids, eyelashes and the lacrimal apparatus. आईब्रोज क्या है, किस तरह से वो हेल्प करती हैं, किस तरह से आईलिड हेल्प करते हैं, किस तरह से आईलैशेस हेल्प करते हैं, अभी हम देखते हैं। पर ये सब जो है वो हमारी आईज को असेस करते हैं प्रोटेक्शन के अंदर। द आईब्रो, टू आर्च रिज्ड रिजेस जो कि सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स के ऊपर मौजूद होती हैं। बहुत सारे हेयर्स होते हैं एक्चुअली ये, जो कि स्किन के ऊपर होते हैं, और ये आई बॉल को स्वेट, डस्ट और दूसरे फॉरेन बॉडीज की जो ना महफूज रखते हैं। मतलब ऊपर से जो स्वेटिंग आ रही है वो हमारे इसी के अंदर जो है ना वो रुक जाएगी और हमारी आंख के अंदर नहीं जाएगी, जो हेयर्स हैं वो उसको ट्रैप कर लेंगे। इसी तरह आईलिड जो है, आईलिड तो बहुत ही ज़्यादा ना प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। जिस तरह से कोई भी चीज़ आपकी आंख के ऊपर हिट करने लगी है तो आपके जो आई का रिफ्लेक्स आएगा सबसे पहले ये होगा कि वो आईलिड को बंद कर ले, ताकि जो है वो किसी भी तरह अंदर डस्ट है, कोई पार्टिकल है, मिर्च आपके आसपास, जैसे ही कोई आपको लगे ना कि मिर्च आ रही है आपकी आंख के अंदर, आप फौरन आंख बंद करोगे, आंख खुलेगी ही नहीं। यू विल नॉट एबल टू ओपन योर आई बिकॉज वो जो आई है वो रेजिस्ट कर रही होगी। अगर आप जानबूझ के आंख खोलेंगे तो अपनी आंख को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। अब ये हमें इंजरी से कैसे बताती हैं। रिफ्लेक्स क्लोजर ऑफ द लेड्स, जो कि मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि जी किस तरह से आंख झट बंद हो जाती है। कंजक्टिवा, आपको पता है कि आईलिड की इनर लेयर को कहते हैं। कंजक्टिवा, आईलैशेस जो है वो दोनों की दोनों आपस में ना, कंजक्टिवा अपर एंड अंडर जो लोअर साइड की होती है वो एक दूसरे को टच कर जाती है, मतलब वो बंद हो जाती हैं। जो लैशेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं ताकि डस्ट भी अंदर ना जा सके। तो इसको क्या होता है उसके बाद, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स क्लोजर टू द आई और व्हेन अ ब्राइट लाइट शाइन्स इनटू द आई, दिस इज कॉल्ड द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो ये है कि आप अपनी आंख को फौरन बंद कर लें बचाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। और ब्लिंक करना ताकि हमारी आंख से डस्ट रिमूव हो जाए, कुछ भी ऐसा, अबाउट 3 to 7 seconds इंटरवल स्प्रेड्स टीयर्स एंड ऑयली सक्रीशंस ओवर द कॉर्निया। जब आप बार बार अपनी आई को अप टू 3 to 7 सेकेंड्स आप ब्लिंक करते रहेंगे तो आपकी आईज के अंदर जो है ना वो टीयर्स आ जाएंगी, ऑयली सक्रीशंस आना शुरू हो जाएंगी कॉर्निया के जरिए से, ताकि वो ड्राई ना हो। Then there comes the lacrimal apparatus. For each eye, this consists of the structures that secrete tears and the drains from the front of the eyeball. One lacrimal gland at its duct, 2 lacrimal canaliculi, 1 lacrimal sac, and 1 nasolacrimal duct.
ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। इसका फंक्शन क्या है? दैट फ्लूइड which fills the conjunctival sac is a mixture of tears and the oily secretions of the tarsal glands which is spread over the cornea by blinking. अब इसका फंक्शन क्या है? The function of this fluid includes the provision of the oxygen and the nutrients to the avascular corneal conjunctiva and the drainage of the waste. It washes away the irritating material that is dirt, dust, grit, bactericidal enzymes as such lysozymes that prevents the microbial infections, and its oiliness delays the evaporation and prevents the friction or drying the conjunctiva. So this all helps in our eyes function, in our eyes physiology to work it well. अगर हमारी आंख जो है वो सही से काम कर रही है तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि ये सब चीज़ें, लैक्रिमल अपरेटस, हमारी आईलिड, हमारी आई लैशेज, हमारा पूरी की पूरी आई, हमारी ऑप्टिक नर्व, हमारा अकोमोडेशन, वो सब कुछ सही से काम कर रहा है, तभी हम किसी एक चीज़ को सही से देखने के काबिल हैं। तो आज से पहले आप सिर्फ देख रहे थे, लेकिन अब आप देखने से पहले सोचेंगे कि आपकी आंख किस तरह से देख रही है, कितनी मुश्किलों से देख रही है। तो प्लीज़ कोई अच्छी चीज़ देखें और अपनी आंखों का अच्छा इस्तेमाल करें। इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। मैंने थैंक यू की स्लाइड नहीं लगाई है इसलिए तक क्योंकि थैंक यू की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है। आप इसको पढ़ लें तो बड़ी बात है। प्लीज़ काइंडली इसको यहाँ से सुनने के बाद आप इसको रॉजन विल्सन से पढ़ें। मैंने इसे रॉजन विल्सन से कवर किया है, फिजियोलॉजी का जो आपका बेसिक आपका वो है, लेकिन आपको मैं जो है जूम क्लास के अंदर इसका ओवरव्यू दे दूँगी। उसके अंदर से जो आपकी दूसरी बुक है जिसका मुझे नाम गाइटन के ज़रिए से ओवरव्यू दे दूंगी उसका मैं ना। तो अभी हमने ये मेजर बातें डिस्कस कर ली हैं। आपको अभी समझ आना चाहिए बेसिक कंसेप्ट आई का, जो क्या था, इसकी फिजियोलॉजी कैसी थी। अगले 2 लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह ईयर को कवर करेंगे और फिर आगे सो ऑन। मेरा ख्याल है अगला फिर 2 ही लेक्चर्स लगेंगे कि हमारा जो है ये पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट्स डन। Thank you.